डिसलेक्सिया। ईशान की कहानी। तारे ज़मीन पर। ईशान का हर दिन का संघर्ष। ईशान करीब 8 से 9 साल का स्कूल स्टूडेंट है। वह स्कूल की पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वह परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है, लेकिन वह यह बात अपने माता पिता के साथ साझा करने से बहुत डरता है, क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पहले भी जब भी उनसे उसने अपनी परफॉर्मेंस शेयर की तो उसे बुरी तरह डांट पड़ी, इसलिए उसे डर है कि फिर से वैसा ही न हो जाए। जब उसे खेल रहे लड़कों की ओर गेंद वापस फेंकने के लिए कहा जाता है तो उसे गेंद को सही दिशा में फेंकने में भी संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के लगातार संघर्षों के कारण उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं और उसे मूर्ख कहते हैं और उस पर हंसते हैं। शिक्षक और आसपास के निवासी भी हर समय उसकी शिकायत करते रहते हैं। उसके माता पिता समय समय पर उस पर गुस्सा होते रहते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर अकेला रहता है और पजल खेलता है, पेंटिंग बनाता है या कुत्तों के साथ खेलता है। जबकि उसके आसपास के लोग जीवन की दौड़ में लगे रहते हैं, वह अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। एक दिन स्कूल में जब उसके शिक्षक ने उसे किताब से पढ़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि लेटर्स आर डांसिंग। ये सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसती है। टीचर भी जिद करती है कि उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल ब्ला 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 जैसे बकवास करता है। सभी स्टूडेंट उस पर खूब हंसते हैं और टीचर क्रोधित होकर उसे सजा देती है। जब ईशान से उसके सहपाठी ने पूछा कि क्या उसने अपना गणित का होमवर्क किया है, यदि नहीं तो वह बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यह सुनकर ईशान काफ़ी डर जाता है और स्कूल से बंक मारकर सड़कों पर घूमने लगता है। एक दिन वह अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन पढ़ाई में संघर्ष करता है और उसे अपने माँ से डांट पड़ती है कि वह स्कूल में पीछे रह जाएगा, जबकि बाकी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। वह होमवर्क करने से इनकार करके भाग जाता है। जब दूसरी परीक्षा का समय आता है तो वह एक गणित का प्रश्न देखता है, लेकिन तार्किक गणना करने के बजाय वह अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है और उत्तर खोजने के लिए अपने दिमाग में एक रचनात्मक कहानी बनाता है। वह पूरी परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है, जो वास्तव में एक गलत उत्तर है, लेकिन उसे अपने रचनात्मक उत्तर के बारे में बहुत अच्छा लगता है। अवसाद का चरण। जब उसके माता पिता को उसके नियमित खराब प्रदर्शन के बारे में पता चला, स्कूल में असफल होने और स्कूल में बुरे व्यवहार के कारण उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। उन्हें लगता है कि इससे उसमें अनुशासन आएगा, लेकिन ईशान ने बोर्डिंग स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया। उसे अभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। वह इस बात पर विश्वास और स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसे अपने परिवार से दूर रहना होगा। वह बहुत उदास हो जाता है और बहुत रोता है। अपने नए बोर्डिंग स्कूल में पूछने पर वह एक कविता का गहरा और सच्चा अर्थ बताता है, लेकिन सराहना पाने के बजाय उसे शिक्षक द्वारा अपमानित होना पड़ता है और अन्य छात्रों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उसने पाठ्य पुस्तक का उत्तर नहीं दिया था। इस नए स्कूल में भी वह अक्षरों और संख्याओं को समझने के लिए संघर्ष करता रहता है। शिक्षक उससे कहते रहते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते। इस वजह से वह अत्यधिक हतोत्साहित रहता है और बहुत उदास हो जाता है तथा हर चीज में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त राजन उसे कहता है कि कृपया कक्षा में आए, हमारे यहाँ नए कला शिक्षक आए हैं, वह अच्छे हो सकते हैं। ईशान क्लास में जाता है। नए कला शिक्षक राम निकुम ने देखा कि पूरी कक्षा में ईशान ही एकमात्र ऐसा छात्र है जिसने कुछ भी बनाया या चित्रित नहीं किया, बस उदास चेहरा नीचे किए बैठा रहा। राम ने नोटिस किया कि ईशान पढ़ाई में संघर्ष करता है और उसे नियमित रूप से सजा मिलती है। जब उसने ईशान के दोस्त राजन से पूछा तो उसने कहा कि ईशान को पढ़ाई में दिक्कत है, हमेशा खराब प्रदर्शन, क्या करे। इस स्थिति को देखकर शिक्षक राम इसके बारे में उत्सुक हो जाते हैं और ईशान की सभी अध्ययन सामग्री लेखन को जांचते हैं। वह ईशान के परिवार से भी मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने उसके लेखन में कोई पैटर्न देखा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक बटन अवश्य दबाएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो जारी रखें। सहानुभूति। शिक्षक राम कहते हैं कि ईशान को वास्तव में अक्षरों और संख्याओं और मोटर स्किल्स को समझने में समस्या हो सकती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क दूसरों की तरह उसे संसाधित नहीं कर सकता। जरा सोचिए कि ईशान को कैसा लगता होगा कि वो नहीं कर पाता जो दूसरे आसानी से कर सकते हैं, और उसका आत्मविश्वास हर बार टूट रहा होगा। राम को पता चला कि ईशान को अतीत में पेंटिंग करना पसंद था, लेकिन क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझता और वह खुद को असहाय महसूस करता है, इसलिए उसका दिल टूट गया है और अब उसने पेंटिंग करना भी बंद कर दिया है। लेकिन स्थिति को समझने की कोशिश करने के बजाय उसके पिता परेशान हो जाते हैं और शिक्षक से पूछते हैं, क्या वह ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे को मस्तिष्क की समस्या है और क्या ईशान पागल है? ईशान का परिवार इनकार की मुद्रा में रहता है। राम, जो विशेष रूप से विकलांग बच्चों के स्कूल में भी काम करते हैं, उन्हें परिवार का दृष्टिकोण पसंद नहीं आता है। एक दिन कक्षा में शिक्षक राम अन्य डिस्लेक्सिक प्रसिद्ध और बुद्धिमान लोगों के बारे में कहानियां सुनाते हैं और ईशान को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। ईशान पूरी तरह से कहानी से जुड़ सकता है, इसलिए वह इसमें सक्रिय रूप से भाग भी लेता है। अंत में टीचर ईशान को बताते हैं कि वह खुद भी डिस्लेक्सिक है। उन्हें भी बचपन में पढ़ाई में दिक्कत थी और उन्हें गलत समझा गया था। यह जानकर ईशान को टीचर राम के साथ थोड़ा अपनापन महसूस होने लगता है। राम भी पढ़ाई के अलावा ईशान के किसी भी अच्छे काम के लिए उसकी सराहना करते हैं, लेकिन उन्हें ईशान की चिंता सताने लगती है कि अगर उसे उचित मदद और समर्थन नहीं मिला तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। समाधान ढूंढना। राम ईशान के स्कूल प्रिंसिपल को ईशान के चित्र दिखाते हैं और बताते हैं कि 8 साल की कम उम्र में वो कैसे हटकर सोचता है। राम स्कूल के प्रिंसिपल को आश्वस्त करते हैं कि ईशान वास्तव में बुद्धिमान बच्चा है। अन्य छात्रों की तरह ही उसे भी स्कूल में पढ़ने दिया जाए। यदि उसे पर्याप्त सहायता और समर्थन मिले तो वह किसी भी अन्य छात्र की तरह पढ़ाई कर सकता है। प्यार और देखभाल। इस बीच ईशान के पिता बोर्डिंग स्कूल में शिक्षक राम से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह अच्छे पिता हैं और ईशान की परवाह करते हैं, इसलिए उन्होंने डिस्लेक्सिया के बारे में सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। शिक्षक राम कहते हैं, हाँ, देखभाल में उपचार की शक्ति होती है। देखभाल का मतलब बच्चे के प्रति प्यार दिखाना, उसकी गलतियों के प्रति खुला रहना और फिर भी उसे स्वीकार करना। बच्चे को बताना कि यदि कोई समस्या हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। क्या इसे देखभाल नहीं कहते? बच्चे को गाली देना, डांटना, चिल्लाना नहीं, और बच्चे को यह महसूस कराना नहीं कि वह एक बुरा बच्चा है और असफलता के अलावा कुछ नहीं है। यह सुनकर ईशान के पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सहायता और समर्थन परिवर्तन लाता है। शिक्षक राम ईशान को अपनी गति से और जिस तरह से ईशान समझ सकता है चीज़ों को सिखाने के लिए हर हफ्ते कुछ घंटे उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ईशान अब चीज़ों को अपने तरीके से सीख और समझ सकता है, इसलिए वह अच्छी गति से सुधार करने लगता है। ईशान अब डिप्रेशन में नहीं है और ज़्यादा एक्टिव है। वह कई चीज़ों में दिलचस्पी दिखाने लगता है क्योंकि अब वह उन्हें समझ सकता है। वह स्कूल परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता में ईशान ने प्रथम पुरस्कार जीता। उसे सभी से खूब सराहना मिलती है। जब ईशान के माता पिता स्कूल जाते हैं तो वे ईशान की प्रगति और विभिन्न शिक्षकों की प्रशंसा देखकर सुखद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि टीचर राम ने ईशान को अच्छा करने में काफ़ी मदद की। शिक्षक छात्र संबंध। ईशान टीचर राम के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल और रिलेशन बनाता है। ईशान समझता है कि राम ने उसके बड़े सुधार में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षक राम की समझ, समर्थन और इच्छा के बिना यह संभव नहीं था। राम ने ईशान के जीवन पर बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाला। ईशान उन सभी चीज़ों के लिए बहुत आभारी है जो शिक्षक राम ने उसके लिए की। तो ये थी ईशान की कहानी, जिसमें हम डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोगों के बारे में समझ सकते हैं। शिक्षक राम की तरह ही हम उनकी देखभाल करने वाले, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक हो सकते हैं।
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ा लेकिन वह अन्य पहलुओं में अच्छा था? मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल पर अन्य दिलचस्प वीडियो अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।